नमस्कार साथियों। आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बोलने से बैन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, ये उनकी मोनोपोली का एक और एग्जाम्पल है। जब से 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ कई लोग जुड़े और कई लोग उनसे बाहर भी हुए बाद में। अगर हम पूरी डिटेल देखें, 2011 में जब अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले अन्ना हजारे थे जो आंदोलन का चेहरा थे। इसी आंदोलन में एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, संतोष हेगड़े, जस्टिस संतोष हेगड़े। वो आंदोलन के दौरान ही आंदोलन छोड़ के चले गए थे। फिर अरुणा अली थी, नहीं अरुणा राय, अरुणा अली नहीं, अरुणा असफ अली, वो तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अरुणा राय, जिनके साथ अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोनों रमन मैग्सेसे अवॉर्डी हैं। तो वो पहले अरविंद केजरीवाल की सहयोगी थी, तो उन्होंने भी साथ छोड़ा आंदोलन के दौरान। वो तो एक तरीके से उस आंदोलन की विरोधी थी, अन्ना हजारे आंदोलन के, और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में भी उस वक्त कैंपेन किया था। ये आंदोलन के दौरान छोड़ने वाले लोग थे। तो उस वक्त जब वो 2011 का आंदोलन चल रहा था तो मैंने उसको बहुत बारीक से देखा था, बहुत नज़दीक से देखा था। रामलीला मैदान में मैं रोज ही जाता था लगभग लगभग। फिर आंदोलन के तुरंत बाद एक साल तक ये लोग इधर उधर घूमते रहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। फिर उसी साल 2011 दिसंबर में इन्होंने मुंबई में भी अन्ना हजारे को अनशन पर बैठाया। फिर बार वहाँ पे भीड़ नहीं आई और अन्ना जी ने ठंड होने के कारणों की वजह से आंदोलन को बीच में स्थगित किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आम आदमी पार्टी बनी तो उसके तुरंत बाद अन्ना हजारे ने कह दिया कि मेरी फ़ोटो को और मेरे कार्यों को आम आदमी पार्टी अपने कार्यक्रम में शामिल ना करे और उनका प्रयोग ना करे। ठीक हो गया। फिर पहली बार दिल्ली में जब इलेक्शन हुए आम आदमी पार्टी बनने के बाद, तो पहले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया एक प्रचंड अपना प्रदर्शन किया। 28 सीटें उसको मिली और कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। 49 दिन सरकार चली। आम आदमी पार्टी में इस दौरान एक बगावत हुई, बहुत सारे लोग पार्टी से बाहर हो गए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में बनारस से चुनाव लड़ने का प्रयास किया 2014 में, जिसमें वो असफल हुए। फिर उसके बाद वो दिल्ली आए। फिर से उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की अपनी मंशा प्रस्तुत की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। फिर 2015 फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ये काफ़ी लोगों ने पसंद किया इस बात को। फिर केजरीवाल ने काफ़ी घोषणाएं की थी कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात थी और दिल्ली की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया और एक प्रचंड जीत के साथ केजरीवाल ने सरकार बनाई। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ 2020 में और केजरीवाल ने इस बार भी बहुत ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, 62 सीटें उसको मिली। इन दोनों चुनाव में 2015-2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शून्य पर रही, जो उससे पहले 3 बार सत्ता में रह चुकी थी दिल्ली में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में। ये सब घटनाक्रम में इसलिए बता रहा हूं आपको कि अभी सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो राघव चड्ढा है उन्होंने मोदी के अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोला, बीजेपी सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। और बंगाल में जैसे एसआईआर हो रहा है, लोगों के वोट, जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, और ईवीएम घोटाले की बात तो अरविंद केजरीवाल ने ही शुरुआत में उठाई थी। उसी ईवीएम से 2 बार उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई थी। उसी ईवीएम के सहारे उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई है। उसी ईवीएम के सहारे उन्होंने दिल्ली में जो एमसीडी इलेक्शन हैं उसको जीते हैं। उसी ईवीएम के सहारे अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी होने का उसको एक गौरव प्राप्त हुआ। वही सौरभ भारद्वाज आज आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला है। राघव चड्ढा ने कभी इस पर बात नहीं की, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्होंने कभी नहीं बोला। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलना, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलना ही किसी पार्टी में रहने की एकमात्र कंडीशन हो सकती है क्या? राघव चड्ढा अपने हिसाब से अपने मुद्दे उठा रहे थे, उन्हें इस बात की तो स्वतंत्रता होनी चाहिए ना।
अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था उस वक्त बार बार कह रहे थे कि इंटरनल डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें वो बड़े जोर शोर से कहा करते थे। करप्शन तो उनका मुख्य मुद्दा था ही था। लेकिन आज जो कयास लगाए जा रहे हैं राघव चड्ढा को नहीं बोलने दिए जाने के बारे में, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब चले गए हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2025 में, क्योंकि राघव राघव चड्ढा का पंजाब में बहुत अच्छा एक पकड़ थी वहाँ के उद्योग जगत में, व्यावसायिक जगत में, वहाँ की राजनीति में, और पंजाब में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए उसमें राघव चड्ढा का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो राघव चड्ढा ने अपनी एक लॉबी तैयार कर ली थी। अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब चले गए हैं। अब वो एक तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री वही हैं। जो भगवंत मान है वो तो एक तरीके से उनका शेडो मुख्यमंत्री हैं। तो केजरीवाल ने ये सोच लिया कि राघव चड्ढा का कद धीरे धीरे बहुत ऊंचा हो रहा है। राघव चड्ढा एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, सुंदर उनका सुदर्शन व्यक्तित्व है, उनकी एक काफ़ी युवा हैं, उनकी एक पकड़ है लोगों के बीच में, काफ़ी पेशेंट उनके अंदर है, बोलने में काफ़ी अच्छा धैर्य उनके अंदर रहता है। तो उनको ऐसा लगता नहीं है अरविंद केजरीवाल को कि राघव चड्ढा उनके साथ सस्टेन कर पाएंगे। इससे पहले उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख फाउंडर मेंबर में से एक और अन्ना हजारे आंदोलन में जो मंच संचालन करते थे कुमार विश्वास, इसी तरीके से इग्नोर किया, तो आखिर में उनको छोड़ के जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने उन पर भी आरोप लगाए। दिलीप पांडे लगातार उन पर आरोप लगाता था, ये मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। और भी कई लोग आरोप ये लगाते रहे कुमार विश्वास पे कि वो बीजेपी के करीबी हैं। कपिल मिश्रा को इसलिए बाहर किया क्योंकि वो बीजेपी के करीबी हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब इन्होंने आरोप लगाया प्रशांत भूषण पे कि ये बीजेपी से मिला हुआ है। उस प्रशांत भूषण पर आरोप लगाया जो शुरू से एक कम्युनिस्ट मानसिकता का व्यक्ति रहा है। आपको याद होगा प्रशांत भूषण ने एक बार कहा था कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, और ऐसा कह के वहाँ पर कुछ युवाओं ने उन पर हमला किया था, उनके साथ वायलेंस हुई थी। हालांकि हमें किसी तरीके से वायलेंस का समर्थन नहीं करना चाहिए। एक लोकतंत्र में कोई भी मुद्दे हैं वो बहस से सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण अपनी हद पार कर गए थे, और वो आदमी बीजेपी का समर्थक कैसे हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से झूठ का प्रचार कर रही है और एकमात्र बीजेपी का विरोध करना, देश की जनता के सामने सिर्फ मोदी की नीतियों की आलोचना करना, यही अगर राजनीति है तो राघव चड्ढा उस राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं। इसी प्रकार से आशुतोष बाहर हुए। आशुतोष तो खैर अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उसकी जो वो पूरा नहीं हुई उनकी, इसलिए वो बाहर हुए कि वो ये मान के चल रहे थे कि वो पार्टी में जाएंगे। हालांकि वो आंदोलन में शामिल नहीं थे, वो जब आम आदमी पार्टी बनी तब उसमें शामिल हुए, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आए थे, उन्हें राज्यसभा जाना था। तो ये सारे लोग जो अभी आम आदमी पार्टी से बाहर किए गए हैं, ये अरविंद केजरीवाल से महत्वाकांक्षा में कम नहीं है। ये आज इसलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, है ना। अगर एक जंगल में दो शेर हो जाएंगे तो जंगल का बंटवारा हो जाएगा। जैसे एक इलाके में दो बदमाश हो जाते हैं ना, तो मोहल्ला बांट लेते हैं, ये एरिया मेरा, ये एरिया, तो उसके एक दूसरे के एरिया में वो घुसते नहीं है। फिर फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं ना, एक मूवी आई थी एक बार मोहरा, उसमें कहते हैं नॉर्थ तुम संभालो, साउथ हम संभालते हैं, ड्रग्स का कारोबार आप देखो, हथियार हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से बदमाशी राजनीति में भी होती है। किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई दूसरे वक्ता अच्छा काम कर जाते हैं, कुछ अच्छे लोग उभर के आते हैं, तो पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं वो उन्हें टिकने नहीं देते। ये एकमात्र राजनीतिक पार्टियों का ही संकट नहीं है, ये समाज में हर वर्ग में, चाहे आप कॉरपोरेट जगत में देख लीजिए, इंडस्ट्रीज़ में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो अच्छा करता है उसे टिकने नहीं देते वहाँ पर, जो पहले से स्टेब्लिश लोग हैं। या इवन स्मॉल जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी में तो थोड़ा बहुत एक सैलरी स्ट्रक्चर सबका बराबर ही होता है, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए बराबर होती हैं, परफॉर्मेंस ज़्यादा है उसमें मायने नहीं रखता है सीनियरिटी के सामने, तो ये सब जगह होता है। तो ये कोई नई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अगर राघव चड्ढा को बाहर करने की बात की, और राघव चड्ढा ने जो उसके बारे में अपने जो उन पर आरोप लगाए थे सौरभ भारद्वाज ने, उस पर उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए हैं। सीईसी को जो उसके इम्पीचमेंट के लिए मोशन आया, उसने बताया कि उसमें
आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से 6 ने साइन नहीं किए थे, तो उन्होंने भी साइन नहीं किए, तो एकमात्र उन्हें क्यों मोहरा बनाया जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि वो हमेशा राष्ट्र के मुद्दे उठाते रहे, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो तो सरकार के विरुद्ध ही हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कभी मोदी के विरुद्ध आवाज़ उठाई, मोदी पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई है। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना है कि राघव चड्ढा बहुत जल्दी अपना पाला बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि राघव चड्ढा एक युवा उभरते नेता हैं। उनके पास एक अच्छा शैक्षणिक बैकग्राउंड है, सीए है। फिर उनकी जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, ऐसे लोग अक्सर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीबी होते हैं। हो सकता है उन्होंने भविष्य की अपनी योजनाएं देखी हों कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सामने तो ज़्यादा संभावना नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देखा जाए। आगे इसमें क्या होता है, बने रहिएगा मेरे साथ, चर्चा करते रहेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।